ओ माय गॉड, ये वीडियो बनाते हुए तो मुझे भी हंसी आ रही। रीज़न आपके सामने है। ये जान के आश्चर्य होगा कि सेल स्ट्रक्चर को पढ़ने में क्लास 9 को बहुत दिक्कत आती है, 9, 10 और ख़ासकर उनके सेल ऑर्गेनेलीज में। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने हेल्प ली है हमारे माइथोलॉजी की। और वो है कि जैसे हमारे माइथोलॉजी में त्रिदेव माने गए हैं, 3 देवताओं के एकत्र फॉर्म को बोला गया है। मतलब 3 देवता हमारे लिए बहुत प्रमुख हैं। तो उनमें से ब्रह्मा, विष्णु, महेश। अब इन्हीं के नाम से कोरिलेट किया है मैंने सेल ऑर्गेनेली के अंदर प्रेजेंट हमारे 3 सेल ऑर्गेनेली। और सिर्फ ध्यान ये रखना है कि ये जो सेल ऑर्गेनेली हम बात कर रहे हैं, ये प्लांट सेल के कॉन्टेक्स्ट में तीनों हैं। अगर हम एनिमल सेल के कॉन्टेक्स्ट में रखेंगे तो 2 ही होंगे, इसमें से एक हट जाएगा। तो बात करते हैं प्लांट सेल में। तो सबसे मेन है कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ये 3 मुख्य सेल ऑर्गेनेली हैं, जिनमें से हम न्यूक्लियस को मास्टरमाइंड कहते हैं, करता धरता यही है। लेकिन जो न्यूक्लियस है वो भी बिना माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के रोल के पूरे सेल का काम का संचालन नहीं कर पाएगा। तो इसको समझते हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं 3 ऑर्गेनेलीज की। 3 डिवाइन रोल्स हैं जो एक लिविंग सेल के अंदर परफॉर्म हो रहे हैं। अब हमें ये पता है कि जिन तीनों की बात हमने की है ऑर्गेनेलीज में, तो उनको हमने त्रिदेव से बोल दिया है नाम। तो एवरी सेल हैज़ इट्स ओन त्रिदेव, अपने खुद के। अब ये त्रिदेव भाई ध्यान रखना है कि टेस्ट में मत लिखना, बस आपको समझाने के लिए यूज़ किया है। अब इनमें से बात करेंगे हम ब्रीफली। जैसे न्यूक्लियस, तो मैंने उसको उपाधि दी है ब्रह्मा की जैसे, यानी कि इसका काम है क्रिएट करेगा इंस्ट्रक्शंस, क्या काम होना है नहीं होना है, कंट्रोल करना सेल के अंदर। वहीं विष्णु का दिया मैंने माइटोकॉन्ड्रिया के लिए, यानी कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का है कि सस्टेन करना लाइफ, ताकि कारण है एनर्जी बनाता। तो ये एनर्जी को के निर्माण की वजह से ये लाइफ को सस्टेन करके रखता है। वहीं शिवा, क्लोरोप्लास्ट, अब इसका काम क्या है कि ये सनलाइट की एनर्जी को कन्वर्ट करता है फूड में। तो क्लोरोप्लास्ट, जैसा कि हमें पता है, छोटी क्लास में हमने पढ़ा है कि ये एक ऐसा पिगमेंट है जो लीव्स में प्रेजेंट है और ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड को मैन्युफैक्चर करता है। लेकिन हम क्लास 9 में इनके डिटेल स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे और इनके रोल को समझेंगे। तो पहला है न्यूक्लियस। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं डायग्राम, दाहिनी ओर जो डायग्राम बना है उसमें आप देखिए कि ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स है। तो डबल मेम्ब्रेन्स में ये वाली जो लाइन खींच रही है ये हो जाएगी इनर मेम्ब्रेन और ये हो जाएगी आउटर मेम्ब्रेन। तो आप लेबलिंग करोगे तो क्या कहोगे, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में आपको गैप्स दिख रहे हैं। तो ये जो गैप्स हैं, ये गैप्स हैं विंडोज़ कह लो या डोर्स हैं या पोर्स। तो एग्जैक्टली बोलें तो इनको कहेंगे हम न्यूक्लियर पोर। तो ये जो न्यूक्लियर पोर्स हैं, ये पैसेज बनता है जिससे कोई भी मॉलिक्यूल यहाँ से या कोई भी सब्सटेंस न्यूक्लियस के अंदर से बाहर जा सकता है। और जो आउटर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की, उसी के साथ हमें एक चीज़ दिखेगी, कहीं का पर यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो एक्सटेंशन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक्सटेंशन यहाँ पर दिखा रखा है। और जो न्यूक्लियस के अंदर का जो फ्लूइड पोर्शन है उसको कहेंगे हम न्यूक्लियोप्लाज्मा। तो जैसे साइटोप्लाज्मा यानी सेल के कंटेंट को हम साइटोप्लाज्मा कहते हैं, वैसे न्यूक्लियस के कंटेंट को हम साइटोप्लाज्मा कहेंगे। और इसी में प्रेजेंट है हमारा, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट हमारा डीएनए, द क्रोमेटिन मटेरियल। और दिस स्ट्रक्चर, एक छोटा सा डेंस स्ट्रक्चर, सर्कुलर डेंस स्ट्रक्चर मिलेगा, वो है न्यूक्लियोलस। और ये हमने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था इसके बारे में कि इसका रोल है आरएनए के प्रोटीन के सिंथेसिस में, यानी कि ये आपका आरएनए को सिंथेसाइज करता है जो प्रोटीन के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। और ये एक खुद
विदाउट एनी मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, यानी कि मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है सेल के अंदर। और एक और मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर की हमने बात की थी और उस पर मैंने ब्रीफली वीडियो भी बनाया। क्या आप बता सकते हो मैं किस सेल ऑर्गेनेली की बात कर रही हूँ? तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ पे हमें ये समझना है कि जो न्यूक्लियस है वो सारी सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो यानी कि उसका कारण है इसके अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है उसको ये रोल जाता है कि वो कंट्रोल करवाता है। तो इसकी के डीएनए के पास ही ब्लूप्रिंट होते हैं कि क्या चीज़ को क्रिएट करना है और कैसे सारे सेल्स की जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, काम करने का तरीका, उसको कैसे कंट्रोल करेगा। और हमने जिक्र कर लिया है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में बात कर ली थी, और न्यूक्लियोपोर, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियोलस। अब यही सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है ब्रीफली कि न्यूक्लियस स्टोर करता है डीएनए, यानी ये वो जगह है, घर है किसका? डीएनए का। और यही डीएनए सारे सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। अब कंट्रोल करने का जो तरीका होता है वो होता है प्रोटीन के निर्माण के द्वारा, यानी कि ये प्रोटीन के सिंथेसिस को कंट्रोल करता है। तो साथ में ही ये रेगुलेट करता है सेल डिवीजन के प्रोसेस को भी। तो यानी इसीलिए हम जो न्यूक्लियस को कई बार कह देते हैं कि ये कंट्रोल सेंटर है सेल का, कंट्रोलिंग यूनिट है सेल की, और कुछ इस तरीके से वो सेल वर्क करता है। सो ब्रीफली, द न्यूक्लियस एक्ट एज अ कमांड हेडक्वार्टर ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि ये स्टोर करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए के फॉर्म में, और इसी की वजह से ये रेगुलेट करता है ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। और अपने इंस्ट्रक्शन के द्वारा ये सारे सेल्स की एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करता है बहुत कायदे से। सो एवरी सेलुलर एक्टिविटी इज कोऑर्डिनेटेड एफिशिएंटली बाय दिस न्यूक्लियस। Now come to the next cell organelle, again very important, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको बोला गया तो विष्णु ऑफ द सेल। तो जैसे विष्णु प्रिजर्वर हैं, लाइफ को अर्थ के ऊपर सस्टेन करने में हेल्प करते हैं, तो प्रिजर्व करने का काम, तो वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया का काम है सस्टेन करके रखना लाइफ कंडीशन को। क्यों? क्योंकि सबसे मेन है कि जो भी काम होगा वो बिना एनर्जी के नहीं होगा। तो एनर्जी बनाना सेल के अंदर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है इस बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली, जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। और ये भी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। तो आपको ये जो 3 सेल ऑर्गेनेली का डिस्कस किया उसमें न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सभी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हैं। और तीसरा जो हम लेंगे वो क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट वो है जो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट है। अब जो वही चीज़ बताई कि आउटर मेम्ब्रेन होगी, इनर मेम्ब्रेन होगी, लेकिन ख़ास बात क्या है वो देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर डायग्राम बनाऊँ, कहूँ कि ये आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया का, और जो इनर मेम्ब्रेन है सेकंड, वो यूनिफॉर्म नहीं है, स्मूथ नहीं है, वो अंदर की ओर इनवैगिनेट है, अंदर की ओर गई इस तरीके से। तो इनर मेम्ब्रेन जो है थोड़ी सी इनफोल्डिंग के साथ है। तो ये जो इनफोल्डिंग्स हैं जो आपको यहाँ से यहाँ तक दिख रहे हैं, इनफोल्डिंग को हम कहते हैं क्रिस्टा, और एक को कहेंगे क्रिस्टा और मेनी को कहेंगे क्रिस्टी। अब जो फ्लूइड पोर्शन न्यूक्लियस के अंदर था उसको हमने बोला न्यूक्लियोप्लाज्मा, और जो यहाँ पर है, यहाँ पे आप देखिए जो फ्लूइड पोर्शन है इस येलो कलर से यहाँ पे दिख रहा है, इस फ्लूइड को कहेंगे मैट्रिक्स। तो फ्लूइड पोर्शन इन न्यूक्लियस इज न्यूक्लियोप्लाज्मा, फ्लूइड इन माइटोकॉन्ड्रिया इज मैट्रिक्स। अब खास देयर इज डीएनए विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया। तो यानी कि अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो न्यूक्लियस के पास तो मेन डीएनए है सेल का पूरा A to Z, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा डीएनए प्रेजेंट होता है इन एक्स्ट्रा सेल ऑर्गेनेली के पास, जिसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। दोनों के पास है डीएनए, दोनों के पास है डबल मेम्ब्रेनस, और दोनों ही बहुत ही वाइटल फंक्शन प्ले करते हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो आउटर लेयर है, आउटर मेम्ब्रेन,
ये वाली, और जो है इनर मेम्ब्रेन ये वाली, इन दोनों के बीच में जो स्पेस है उसको बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पीएमएस शॉर्ट पे मैंने लिखा। तो ये जो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है ना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और जो एनर्जी का फॉर्मेशन होता है वो मैट्रिक्स में एक्टिविटी होती है क्रेब्स साइकिल, और उसके बाद मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ प्रोटीन्स अटैच होती हैं उनके चैनलाइजेशन के थ्रू। तो एटीपी का सिंथेसिस कैसे होता है तो वो अभी हम आपको ब्रीफली बताते हैं। पिक्चर में आप देख पाओगे कि पूरा डिटेल में डीएनए का स्ट्रक्चर दिया है, और यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये एनर्जी बनाता है किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। तो ये एनर्जी के फॉर्म का नाम है। तो यानी इस एटीपी का जो फुल फॉर्म है वो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी का। एंड दिस एटीपी इज रिच इन एनर्जी। तो जो भी काम होना है तो एटीपी खर्च होगी और काम होगा। जैसे हम पैसे खर्च करके कोई भी सामान लेते हैं तो बिना पैसे को खर्च किए हुए हमें कोई सामान नहीं मिलेगा, तो वैसे ही एनर्जी को खर्च किए बिना हमारा कोई काम पूरा नहीं होगा। तो किस फॉर्म में एनर्जी मिलती है, एटीपी के फॉर्म में, एंड इट्स फुल फॉर्म इज हियर। अब यहाँ पे एन मिसिंग है, सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का रोल है कि वो सेलुलर रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन जब कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि सेल के अंदर उपस्थित ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज कहाँ से मिलता है, ये मिलता है हमारे डाइट के थ्रू, यानी जो खाना हम खाते हैं डाइजेशन के बाद वो ग्लूकोज हमारे सेल के पास पहुँचता है, और सेल से वो साइटोप्लाज्मा में पहुंचता है, और उस साइटोप्लाज्मा में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। इसका ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन है ना वो 3 अलग अलग लोकेशंस में जाकर कंप्लीट होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, यानी वो रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की डिमांड है। तो ग्लूकोज पहले तो साइटोप्लाज्मा में ब्रेकडाउन होगा, और वहाँ से ये ब्रेकडाउन होकर एक 3 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, उसको कहते हैं पायरुविक एसिड। तो ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा पायरुविक एसिड, और ये जो पायरुविक एसिड है विच इज़ 3 कार्बन कंपाउंड, यानी इसमें 3 कार्बन के केमिकल जो स्ट्रक्चर है वो 3 कार्बन का रोल है इसमें, और ग्लूकोज में कितने होते हैं, 6 कार्बन का। तो ये 3 कार्बन कंपाउंड साइटोप्लाज्मा में ब्रेकडाउन होकर बनता है, और उसके बाद ये माइटोकॉन्ड्रिया में मूव आउट हो जाता है। वहाँ पर अंदर जाकर इसमें और भी मॉडिफिकेशन होंगे, तो तब जाकर एटीपी का निर्माण होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया वो स्ट्रक्चर है जहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये काम होएगा। तो इसीलिए हम ना माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस। तो हाउस यहाँ मिसिंग है, मैं वो लिख दे रही हूँ, पावर हाउस ऑफ द सेल निकनेम बोला गया है। तो यहाँ पे कुछ लेबलिंग दी है, उसको देख लेते हैं कि यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर दिया उसको इनलार्ज करके यहाँ पे दिया। तो पहला तो डीएनए ही है, ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर ये रन कर रहा है ये डीएनए है। फिर यहाँ पे ग्रेन्यूल्स दिया है, राइबोसोम्स दिया है 3rd नंबर पे, ये राइबोसोम्स हैं, और 4थे नंबर पे एटीपेज है। अब आपको ये चीज़ बता दें एटीपेज प्रेजेंट कहाँ पे होता है। तो हमने बोला था ना कि इनर मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की इनफोल्डिंग के साथ होता है। तो ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये इनफोल्डिंग है अंदर की ओर, ऐसे। सिमिलरली ये इनफोल्डिंग है। तो ये जो इनफोल्डिंग है ना इसी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं एटीपी फॉर्म करने वाले प्रोटीन जिनको हम बोलते हैं एटीपेज, और इसमें होते हैं 3 पोर्शन। तो नॉर्मली हम लेबलिंग करते टाइम बता देते हैं कि इसमें हेड होता है और इसका बेस होता है। तो ये हेड है और ये इसका फुट है। तो ये एक जो पूरा फुल स्ट्रक्चर है इसी को हम बोलते हैं एटीपेज। यही हमारे लिए एनर्जी बनाता है, एटीपेज कहते हैं इसको। F1 F0 पार्टिकल कहते हैं। मैं लेबलिंग यहाँ कर दे रही हूँ, एक सेकेंड। सो यस हियर F0 F1 पार्टिकल, इसका ये भी नाम है। तो कई नाम हैं इसके। सो थोड़ा सा लेट हो रहा लिखने में, मैं इसको हाँ। सो एटीपेज भी बोला गया, F0 F1 पार्टिकल भी बोला गया, और यहाँ तक तीसरा नाम भी बता ही दें जब बता रहे हैं आप, ऑक्सीजोम्स। तो ये हो गया, ऑक्सीजोम्स भी बोला गया इसको, किसको, एटीपेज का। तो 3 नाम है इसके, इस जो स्ट्रक्चर के। यहाँ पे ये जो ब्लू कलर में दिखाई ये एटीपेज ही है, और यही
प्रोटीन का एनर्जी का निर्माण करता है। आगे बढ़ते हैं। सो माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट्स एटीपी, एनर्जी बनाता है थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन, और यही एटीपी हमारा एनर्जी करेंसी बनता है, जो सेल के अंदर सारे मूवमेंट के, ग्रोथ के, रिपेयर के, ट्रांसपोर्ट के, काउंटलेस बायोकेमिकल रिएक्शंस जो हैं नेसेसरी हमारे सर्वाइवल के लिए, वो सारे होते हैं। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे देव की, और वो हैं हमारे महेश यानी शिव जी। तो जो शिवा हैं सेल के अंदर, तो उनका केस मैं ले रही हूँ कि वो क्लोरोप्लास्ट के नाम, यानी कि ये सिर्फ प्लांट सेल का सेल ऑर्गेनेली है, ये ध्यान देना है, और ये एनिमल सेल में पाया नहीं जाता है। तो पहला तो आप यहाँ देख ही रहे हो ग्रीन कलर है। तो जो शिवा हैं इनका काम है कि ये लाइट एनर्जी को, तो प्लीज डोंट राइट इन योर कॉपी कि शिवा कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू फूड। इट इज द क्लोरोफिल पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। तो ये वो स्ट्रक्चर है सेल ऑर्गेनेल, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर यहाँ बना है जो ट्रांसफॉर्मेशन करता है। तो हमें ये पता है जैसे शिवाजी सिंबलाइज करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन का, वैसे ही क्लोरोप्लास्ट लाइट एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है और फूड बनाता है। सो एक तरीके से लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी एंड दैट हैपेंस थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ज़रा देख लेते हैं ध्यान से क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को। तो यहाँ पर भी आपके लिए वही है, आउटर मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस की तरह, दूसरा इनर मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पे खास बात क्या है कि आउटर और जो इनर मेम्ब्रेन है दोनों स्मूथ है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसे नहीं था। माइटोकॉन्ड्रिया में इनर मेम्ब्रेन्स इन फोल्डिंग के साथ है, यहाँ दोनों मेम्ब्रेन्स स्मूथ है, और इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कहलाता है इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस और क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेनल स्पेस। अब इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ऐसा कौन है जो हमारा फूड मैन्युफैक्चर कराने में मदद करता है? तो इसमें है दो हिस्से इसके। तो जैसे फ्लूइड पोर्शन साइटोप्लाज्मा सेल का, मैट्रिक्स माइटोकॉन्ड्रिया का, तो वैसे ही क्लोरोप्लास्ट के अंदर फ्लूइड पोर्शन को कहते हैं स्ट्रोमा, और ये वो पोर्शन है जो हमारे CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को फूड में यानी स्टार्च में कन्वर्ट करता है, ये वो पोर्शन है। एंड दूसरा पोर्शन है जो लाइट को हार्वेस्ट करता है। तो यहाँ पे आपको ये जो दिख रहे हैं ना स्टैकिंग स्ट्रक्चर्स ग्रीन कलर के, ऐसे लग रहे हैं सिक्के रखे हैं, 5 के सिक्के एक के ऊपर एक। तो ये जो एक के ऊपर एक सिक्के रखे हुए हैं, इनके एक सिक्के को हम कहते हैं थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड, और इसके पूरे सिक्कों के सीक्वेंस को हम कहेंगे ग्रैनम। तो ये वो हैं जो आपके लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि इनके पास इतनी क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है कि ये लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो एक डायग्राम बना है, बड़ा सेक्शनल दिखाया है कि इसके अंदर जो स्पेस है खाली, जो सिक्के हैं ना उसके बीच में स्पेसेस हैं, और ये इसको स्पेस को हम कहते हैं ल्यूमन। अब जो बंडल है ग्रैनम का, एक बंडल दूसरे बंडल से कनेक्टेड है। आप एक ये वाला स्ट्रैंड देख रहे हो जो ये कनेक्ट किया हुआ, ये एक स्टैक को एक दूसरे से, ऐसा लग रहा है वहाँ से पाइपलाइन है जो फ्लो कराएगा। तो अब ये जो कनेक्टिविटी है, इस कनेक्टिविटी को जो नाम देते हैं हम कहते हैं उसको फ्रेट लैमेली। तो ये एक क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। अब क्वेश्चन क्या आता है कि क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ पे प्रेजेंट है पूरे क्लोरोप्लास्ट में? तो क्या पूरे क्लोरोप्लास्ट में है? तो हमने कहा नहीं, ये प्रेजेंट है कहाँ पर, एक सेकेंड, यहाँ पर देखिए ये जो एक थाइलाकॉइड है, इस थाइलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन पिगमेंट, और उन प्रोटीन पिगमेंट्स को आप कह सकते हो उन्हीं का काम है फोटो को कैप्चर करना, यानी लाइट को कैप्चर करना। तो यहाँ पर प्रेजेंट है आपके क्लोरोफिल पिगमेंट। तो पिगमेंट कहाँ पे लोकेटेड है? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर। तो यहाँ पे एक और डायग्राम है जो आपको हेल्प करा रहा है, तो एक यहाँ देख लें, ये ग्रीन लीफ है, ग्रीन लीफ के अंदर सेल, सारे सेल्स हैं, सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट, और ये जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और जो फ्रेट लैमेली का था उसको स्ट्रोमा लैमेली के नाम से भी जाना जाता है। और ये सिक्के हैं एक दूसरे के ऊपर, और
जो CO2 का फूड में कन्वर्जन होता है वो है स्ट्रोमा में, जबकि थाइलाकॉइड लाइट एनर्जी को कैप्चर करता है। तो यहाँ पे जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये बिल्कुल क्लियर पिक्चर बना दे रहा है। यहाँ देखिए आप, लाइट एनर्जी है वो कौन कैप्चर कर रहा है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, और जब वो लाइट कैप्चर कर रहा है वो उस केमिकल प्रोसेस में ऑक्सीजन का एवोल्यूशन भी हो रहा है। अब साथ में बन रही है एनर्जी, केमिकल एनर्जी, ये है केमिकल कंपाउंड्स जो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, और ये जो केमिकल कंपाउंड्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं इनको फिर स्ट्रोमा में यूटिलाइज किया जाता है फॉर अ स्पेशल साइकिल जो फूड बनाएगा, यानी शुगर। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम फोटोसिंथेसिस में प्लांट में देखते हैं कि वाटर का इस्तेमाल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का, ये जो दोनों का कंजम्पशन होता है। तो जो CO2 है वो कन्वर्ट होता है शुगर में, फूड में, जबकि वाटर जो हम प्लांट को देते हैं वो रिलीज करता है ऑक्सीजन। तो कुल मिला के कह दो कि ये लाइट एनर्जी का यूटिलाइजेशन है एक स्टेप में, और दूसरे में वो लाइट एनर्जी मतलब मैन्युफैक्चर हो रही फर्स्ट फेज में, और मैन्युफैक्चर होने के बाद उसका यूटिलाइजेशन है सेकंड फेज में। तो लाइट एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, ATP बना रहा, और ये रिड्यूसिंग पावर कहते हैं NADPH, ये दोनों ही यूटिलाइज होंगे फूड के मैन्युफैक्चरिंग में। तो ये सिंपल सा पिक्चर है जो दिखा रहा है, लेकिन आप सोच के देखो जब ये काम करता है क्लोरोप्लास्ट, ये बहुत टिपिकल डिफ़िकल्ट काम है। अगर हम प्लांट को हटा दें तो ये ऐसा काम करने वाला कोई नहीं है, मतलब ग्रीन प्लांट्स के अलावा इस पृथ्वी पर और कोई दूसरा है नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा सा लेबलिंग मैं सही कर दे रही हूँ। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया, स्ट्रोमा किया, ग्रेना किया, ग्रेना प्लूरल टर्म है, ग्रैनम सिंगुलर। थाइलाकॉइड की बात की जो एक सिक्के की तरह स्ट्रक्चर है, और क्लोरोफिल पिगमेंट जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है। अब क्लोरोप्लास्ट के फंक्शंस की बात कर लेते हैं वेरी स्पेसिफिकली। अगर समराइज किया जाए तो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल पिगमेंट, जिसका काम है कि वो सनलाइट को कैप्चर करता है और फिर फोटोसिंथेसिस की मदद से, जिसमें वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल करके उसको कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है एज अ बाय प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट नहीं है, मेन प्रोडक्ट है ग्लूकोज। नाउ इस प्रोसेस की वजह से हमारे जो प्लांट्स हैं वो हमें फूड प्रोवाइड करते हैं, और साथ साथ में ऑक्सीजन जो इस अर्थ के ऊपर लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमने त्रिदेव में बोला कि हमारे महादेव ने सारा जहर लेकर और दुनिया को जीवन दिया, सुरक्षा प्रदान की इस जहर से, तो वैसे ही हमारे क्लोरोप्लास्ट हैं, उन्होंने लाइट एनर्जी को कैप्चर करके उसको फूड में कन्वर्ट किया, और उसी की वजह से हमारी अर्थ के ऊपर लाइफ है। और सबसे मेन हमारी पॉइजनस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है गैस, उसको कन्वर्ट कर लिया, आप ऐसे कह लो, CO2 एब्जॉर्ब किया और ऑक्सीजन रिलीज़ किया। तो हम ऐसे कह देते कि वही ऑक्सीजन को प्रदान करने वाला सोर्स है प्लांट्स। तो फंक्शन हो गया फोटोसिंथेसिस, प्लांट का फूड प्रोडक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहा है, और सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। एंड this is only I'm repeating it again and again, प्लांट सेल में ही प्रेजेंट है। और हमारे कुछ एल्गल मेंबर्स, तो एल्गी पहले डेवलप हुई, हमारे हायर प्लांट्स बाद में, तो उन प्लांट सेल्स में ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है।